ताकि जितना भी ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस करें। और जैसा कि मैंने आपको बोला है पहले भी, जितना ज़्यादा हो सके जहाँ जहाँ भी सोर्सेज आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं तो प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करिए। और अभी जब तक थोड़ा और टॉपिक नहीं है तो इकोनॉमी के ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे ताकि रिविजन होती रहे। तभी मैंने 30 क्वेश्चन रखे थे। हमारा जो कल टेस्ट हुआ था वो आज हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक्स अबाउट द क्वेश्चंस अबाउट बजट, डिमांड, सप्लाई, elasticity of demand and all of these things. So those of you who are joining us online, most welcome in our classroom. तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। बजट का क्वेश्चन है जी। इन बजट 2021 गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओपन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? यूटी। ले, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 पिलर्स मेंशन इन द बजट? ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया, लेकिन मुझे लगता है आपने गेस कर ही लिया हो कि पिलर्स इन द बजट 2020-21 तो हेल्थ एंड वेलबींग तो था, फिजिकल एंड फाइनेंशियल एंड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस भी था। द ओनली वन दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन द बजट वाज, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बजट 2021-22। किसके लिए? किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए बेसिकली दे वांट टू क्रिएट अ फंड विच विल फर्दर एनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इसका स्टार्टिंग का आउटले अगर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था। बताओ कितना आउटले दिया है इसके लिए? 20,000 करोड़ इस बजट में। और ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन रहा है, उसके अलावा जितनी भी बॉडीज नहीं बन रही हैं जो हमने बजट में डिस्कस की हैं उस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी नई बॉडीज बन रही हैं। सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज वन ऑफ द बॉडीज बीइंग क्रिएटेड टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? बजट आपके कॉपीज तो मिल चुकी हैं आपको, तो उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस हैज बीन इंक्रीज इन बजट 2021-22 फ्रॉम 49 टू 74%। ये सिंपली फैक्ट है, इसमें समझने के लायक कुछ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्स टू रीच फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% बाय 25-26। एंड अगर मैं और दूसरा क्वेश्चन पूछूं, गवर्नमेंट एम्स टू रीच हाउसिंग फॉर ऑल बाय, हाउसिंग फॉर ऑल पिछले 5 साल से न्यूज में है 2022 तक। अगर ये देखो, ये चीजें जो हैं ये अगर आपको अभी भी नहीं आएंगी, इस फिर कोई आपको कितना भी पढ़ा ले नहीं आएंगी। मैंने कहा ना कि न्यूज के साथ बहुत ज्यादा आप एसोसिएटेड रहना जरूरी है। अगर आप आजकल भी देखोगे क्योंकि उसकी डेडलाइन पहुंच रही है, तो फिर से आपको न्यूज में दिखेगा हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। ये सब गोल्स है गवर्नमेंट के। अब कंप्लीशन के नजदीक है तो क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि एक गोल है 2024-25 का जो हमने क्लास में बड़ा डिस्कस किया है, कौन सा गोल है वो? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसका गोल कब तक अचीव करने का? आराम से आराम से। और इस बजट में हमने डिस्कस किया था कि निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा था, किस सेक्टर की ग्रोथ डबल डिजिट करनी पड़ेगी? मैन्युफैक्चरिंग की। और उसके लिए कौन सी स्कीम आई है? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। और अभी भी वो न्यूज में बढ़ा है। अगर आप कल परसों का भी आप इन शॉर्ट्स खोलोगे तो पीएलआई स्कीम के बारे में बड़ी बातें हो रही हैं कि कहां कहां देने वाले हैं जी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनल गुड? फाइनल गुड क्या होगा? जो कंज्यूम होने के लिए तैयार है। यानी इनमें से वो चीज जो दोबारा इस्तेमाल हो सकती है, दोबारा सेल हो सकती है, वो फाइनल गुड नहीं होगा। नंबर 1, रेफ्रिजरेटर इन अ रेस्टोरेंट। क्या उसको दोबारा सेल किया जा रहा है? वो तो यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, उसकी सर्विसेज इस्तेमाल की जा रही हैं। रेफ्रिजरेटर इन अ हॉस्पिटल, अगेन यूज हो रहा है। रेफ्रिजरेटर इन अ केमिस्ट शॉप, वो फर्दर तो सेल नहीं करेगा उसको, फाइनल गुड है, फाइनल कंजम्पशन हो रही है। डी, रेफ्रिजरेटर परचेज बाय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जो शोरूम जो आगे और बेचता है, तो उसने होलसेलर से लिया, अपनी दुकान में रखा और आगे और बेचेगा, तो फाइनल गुड नहीं है। अगर इसको फाइनल गुड मानोगे तो क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगी। कहां टाइम मिलेगा? अगर अभी भी किसी को कोई भी बेसिक सवाल नहीं आ रहा, प्लीज लेट मी नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल टेल यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट,
इन विच केस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी इक्वल टू 0। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? फॉर्मूले में लिखा था हमने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस indirect taxes is equals to माइनस सब्सिडीज। अब कब ये जीरो होगा? जब ये ग्रेटर होगा सब्सिडीज से, लेस होगा, इक्वल होगा कि नन ऑफ दीज? इक्वल होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग is a quantitative measure to control money supply? कौन? मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, बैंक रेट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। कौन सा आएगा? क्वांटिटेटिव की बात चल रही है। तीन क्वांटिटेटिव, तीन क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब जो मनी के अमाउंट को कंट्रोल करेगा, कितना पैसा जाए इकोनॉमी में, और क्वालिटेटिव का मतलब जो ये डिसाइड करे किस सेक्टर में कितना पैसा जाए। तो मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये सब क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव बेसिकली क्वालिटेटिवली कंट्रोल करते हैं, क्वालिटेटिवली। ठीक है। कई बुक्स ये भी मेंशन करती हैं कि जो मॉरल सुएशन है वो बोथ है, वो क्वांटिटेटिव भी है, क्वालिटेटिव भी है, बट मैक्सिमम बुक्स मॉरल सुएशन को क्वालिटेटिव की कैटेगरी में अंडर डालते हैं। ठीक है। सो इन केस अगर ऑप्शन में सिर्फ सारे के सारे क्वालिटेटिव होते और मॉरल सुएशन भी उसमें ऑप्शन होता, बैंक रेट नहीं होता, तो फिर हम मॉरल सुएशन करते हैं। लेकिन मैक्सिमम बुक्स डिफाइन इट अंडर क्वालिटेटिव। सो इफ ऑप्शन में बैंक रेट नहीं होता, लेट अस से यहां पर क्रेडिट, कंज्यूमर क्रेडिट होता, तो हम ऑप्शन क्लिक करते हैं मॉरल सुएशन। ठीक है। तो दो चीजें हैं, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। इसको कई बुक्स मानती हैं कि क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में बैंक रेट था, वो तो फॉर श्योर क्वांटिटेटिव है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां? बैंक रेट। अच्छा, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर आरबीआई एसएलआर जो क्या है, दैट इज, ये अगेन इट इज परसेंटेज ऑफ व्हाट? एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसकी परसेंटेज जो एक बैंक को अपने पास रखनी होती है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मोस्टली गोल्ड भी हो सकता है। सो एसएलआर जो है दैट इज समथिंग दैट इज टू कीप इट इटसेल्फ। अब इसने बोला कि एसएलआर अगर रिड्यूस करेगा आरबीआई बाय 50 बेसिस पॉइंट, पहले तो मुझे बताओ 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है? हाँ जी, 0.5%, बिल्कुल सही। मैंने आपको बताया था कि 100 बेसिस पॉइंट इक्वल्स टू 1%, तो 50 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 0.5%। ठीक है। अब 0.5% एसएलआर को कम कर दिया, इसका मतलब 0.5% कैश फ्री हो गया। जो उसको पहले अपने पास रखना था वो कैश फ्री हो गया। तो इनमें से क्या हो सकता है? इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, हु नोज? किसको पता है भाई? अभी कितनी बार कोरोना में एसएलआर कम हुआ, तो क्या उससे इमीडिएटली जीडीपी ग्रोथ बहुत ऊपर बढ़ गई? हमको नहीं पता एग्जैक्टली। एंड इट इज, जीडीपी ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सिर्फ एक पे नहीं बता सकते कि जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होगा या नहीं होगा। ना तो मैं ये कह सकता हूं कि जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा, ना तो मैं ये कह सकता हूं जीडीपी ग्रोथ होगा। वी डोंट नो, क्योंकि और भी सारी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज वन ऑफ द वेरिएबल्स इन द ग्रोथ सिस्टम, क्योंकि जीडीपी, जब आपका एसएलआर कम होता है तो मार्केट में मनी ज्यादा जाता है, तो एक्सपेक्टेड होता है कि ज्यादा खर्चा होगा, इन्फ्लेशन होगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, शायद जीडीपी ग्रोथ भी हो जाए। बट सिर्फ एक फैक्टर पे हम कंफर्म बोल दें कि जीडीपी ग्रोथ है, वी डोंट नो। नंबर सेकंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मे ब्रिंग मोर कैपिटल इन आवर कंट्री। कोई रिलेशन है आपस में? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि शेयर मार्केट के कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि सब जगह की डिमांड बढ़ जाए तो इंडियन मार्केट में भी इंडियन ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तो आप इन्वेस्ट की जगह ढूंढ रहे हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट कम होने से आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा दो। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ाएं? कोई आपस में रिलेशन बन रहा है? थर्ड, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में
कट देयर लेंडिंग रेट्स। मे, अगर यहां पर विल होता वो भी गलत था, वो भी गलत था। मे कट देयर लेंडिंग रेट्स। हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की, एमपी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की बात की थी हमने कि नहीं की थी? मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब यह होता है जब आरबीआई लेंडिंग रेट्स कम करता है, जब आरबीआई बैंक रेट को, रेपो रेट को कम करे, वो एक्सपेक्ट करता है कि आगे भी वो पास ऑन हो, या फिर एसएलआर को कम करे, या फिर सीआरआर को कम करे, आगे भी पास ऑन हो। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि बैंक्स यही अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि हम प्रॉफिट कमा लें। अगर हमें सस्ते दाम पे मिल रहा है तो ऑलरेडी हमारा बड़ा नुकसान चल रहा है, तो हम सस्ते दाम पे नहीं देंगे, हम उसी दाम पे देते रहेंगे, ताकि जो हमें सस्ते में लोन मिला, जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसको हम अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सके। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हो ऐसा कंफर्म नहीं है भाई। बेसिकली जो मार्केट रन करता है मार्केट फोर्सेस पे है ना। गवर्नमेंट कभी नहीं बोलेगी किसी को, आरबीआई जबरदस्ती नहीं बोलेगी तू लेंडिंग रेट कम कर, ऐसा कभी नहीं कर सकते वो कि भाई तुझे इतना कम, अगर मैंने 5 किया तुझे भी 5% कम करना पड़ेगा, अगर मैंने 0.5 किया तुझे भी 5% कम करना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेड होता है भाई। ये पीएनबी है, ये एसबीआई है, ये आईसीआई है, तो जब मैं एज अ कंज्यूमर जाऊंगा इनके पास तो मैं देखूंगा ना मुझे सबसे कम रेट कहां मिल रहा है, मैं उसी के पास जाऊंगा, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। बट यहां पर इट इज एक्सपेक्टेड कि एसएलआर कम हो, सीआरआर कम हो, रेपो रेट कम हो, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि बैंक भी रेट कम करेंगे, बट करेंगे कंफर्म, नॉट नेसेसरी। दैट इज वाई द वर्ड मे हैज बीन यूज्ड, मे कर दे लैंडिंग रेट्स, ठीक है। इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू बैंकिंग सिस्टम, इन फैक्ट इट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी। अगर एसएलआर कम हुआ तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। और दूसरी बात, जब भी आप आंसर देखो ना, अगर आपको कोई ऑप्शन मिल जाता है जो आपको लगता है कंफर्म आंसर है, उसके बाद भी बाकी ऑप्शन जरूर पढ़ो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप गलत करते हो, जस्ट वो ना इमीडिएटली जंप करना कि हाँ हमें क्वेश्चन आ गया लगा लो टिक, तो जो आपको क्वेश्चन आ भी रहा है वो भी आप गलत करके आ रहे हो। मान लो अगर जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से 120 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपको कंफर्म आएंगे फॉर एग्जांपल, बाकी में थोड़ा 2 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, 3 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, तो आप थोड़ा बहुत एजुकेटेड गेस वर्क भी करना पड़ेगा, एजुकेटेड गेस वर्क। लेकिन अगर आपने वही क्वेश्चन गलत कर दिए जो आपको कंफर्म आते थे, तो आप तो वैसे ही पीछे चले गए बाकियों से। इसीलिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको अगर पहला ही ऑप्शन लग रहा है आंसर है 100%, तब भी बाकी 3 ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। जब आप तीनों ऑप्शन पढ़ लो, चारों ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद ही आप मार्क करो, क्योंकि अगर सही क्वेश्चन जो आपको आता था आपने वो गलत मार्क किया, तो वहां पर कोई फ्लूइड वगैरह भी नहीं देने वाला आपको, वो गलत हो गया, नेगेटिव मार्किंग उल्टी चली गई, ठीक है। What will be the impact on cash reserves of commercial banks if RBI conducts a sale of securities? अगर RBI सेल ऑफ सिक्योरिटीज करता है, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर रहा है, तो कैश रिजर्व्स पे क्या फर्क पड़ेगा कमर्शियल बैंक के? भाई जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो रहे हैं तो मोस्टली ऐसा होगा कि बैंक्स खरीदेंगे या बेचेंगे जरूर सिक्योरिटी, उनके पास भी सिक्योरिटीज होती हैं। सो बैंक्स के कैश रिजर्व पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आरबीआई अपने सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है? सेल कर रहा है तो क्या पैसा ले रहा है बैंक से? अगर सेल कर रहा है, मैं कुछ चीज आपको सेल कर रहा हूं तो मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, तो आपके कैश रिजर्व पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएंगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अब आप सोच रहे हो कि रिमेन कांस्टेंट क्यों नहीं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस जब आरबीआई कंडक्ट करता है तो मोस्टली बैंक जरूर पार्टिसिपेट करते हैं, whenever it will sell the securities, and constantly जो है आपके एसएलआर की रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी की वो भी चेंज हो रही है, आपके एनडीटीएल बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं कि नहीं घट रहे हैं? एसएलआर क्या है? रेशियो ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या है? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। क्या डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं? वो तो हो रहे हैं, लेकिन परसेंटेज तो सेम ही रहेगा ना। क्या 4% रखना है, कैश रिजर्व परसेंटेज तो सेम रहेगा, बिल्कुल सही बोला, लेकिन कैश रिजर्व्स तो चेंज होंगे। मान लो ये यहां, अच्छा कैश रिजर्व रेशियो की बात नहीं कर रहा यहां पर, दिस इज नॉट कैश रिजर्व रेशियो, दिस इज कैश रिजर्व्स। रेशियो लेके चल रहा है
नहीं, क्यों लेना रेशियो? कहां लिखा है रेशियो? कैश रिजर्व तो वही आ गया ना सर, कैश रिजर्व। भाई कैश रिजर्व्स तो फिर सीआरआर भी है, एसएलआर भी, उसी का तो कैश है वो। जितना भी कैश पड़ा हुआ है, एसएलआर जो है दैट इज ओनली एनडीटीएल या फिर सीआरआर। कैश रिजर्व्स का मतलब हो गया जितने भी रिजर्व्स कैश के पास ये बैंक के पास पड़े हैं। यहां सीआरआर की हाँ, इसमें सब कुछ आएगा। सिक्योरिटीज सेल करेगा, इफ देयर विल बी सेल ऑफ सिक्योरिटीज, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स? कैश रिजर्व्स, जितने कैश थे, आपने, गवर्नमेंट ने आपको सिक्योरिटी सेल की, आपने मुझे पैसा दिया, तो कैश रिजर्व्स कम हुए कि नहीं हुए? सो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कैश रिजर्व रेशियो, इट इज टॉक अबाउट कैश रिजर्व्स। तो वही तो बोल रहा है ना कि आरबीआई अगर सेल करेगा, आप कमर्शियल बैंक से, मैं आरबीआई हूं, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक इफ आरबीआई सेल सिक्योरिटीज? कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आरबीआई उनको सिक्योरिटी सेल कर रहा है? अमाउंट से तो खरीद नहीं सकते ना वो, किस अमाउंट से? मतलब जो रिजर्व में रखे। कैश रिजर्व्स आप क्या कंसीडर कर रहे हो? मैंने कब बोला कि कैश रिजर्व का मतलब कोई पर्टिकुलर टर्म है? कैश रिजर्व रेशियो इज समथिंग डिफरेंट. It is the amount, it is the percentage of NDTL that a bank has to keep with itself. Sorry, central bank. That a bank has to keep with central bank. कैश रिजर्व रेशियो हो गया वो. कैश रिजर्व इन जनरल बैंक के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है? एनडीटीएल के अलावा भी पैसा है उनके पास. तो जब मैं बोलूं कि आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करेगा, अगर यहां लिखा होता कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन कैश रिजर्व रेशियो? कैश रिजर्व का एग्जांपल कैश रिजर्व रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेल ऑफ सिक्योरिटीज पे, वो कांस्टेंट रहेगा. वो तो आरबीआई ने सेट. हाँ, सारा एनडीटीएल प्लस अदर कैश. एनडीटीएल क्या था? सिर्फ वो कैश जो कि डिमांड पे और टाइम बेसिस पे है. जितना भी रिजर्व्स पड़ा हुआ है उसके पास, चाहे वो बाकी सर्विसेज सेल करके है, इंश्योरेंस सेल करके है, वैल्यू एडेड सर्विसेज सेल करके है, जितना भी कैश पड़ा है बैंक के पास, सारा कैश रिजर्व आ जाएगा उसका. अगर कैश रिजर्व रेशियो लिखा होता तो वो कांस्टेंट रहता. उस पर क्या फर्क पड़ रहा था? कैश रिजर्व रेशियो इज अ परसेंटेज, दैट विल नॉट चेंज, बट इट इज कैश रिजर्व्स. ठीक है, समझ में आया? दिस इज नॉट कैश रिजर्व रेशियो, दिस इज कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक. व्हाट विल हैपन ऑन द कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स? कि कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर गवर्नमेंट सेल करेगी सिक्योरिटीज को? आपको मैंने कोई चीज सेल की, आपसे मैंने पैसे लिए, तो क्या कैश रिजर्व कम होंगे? Reverse repo rate is a tool used by RBI to absorb की inject. आप मुझे बताओ क्यों? इस रेट पे क्या होता है पहले बताओ. रिवर्स रेपो रेट क्या रेट है? जब बैंक अपने सरप्लस फंड्स आरबीआई के पास रख दें. भाई आरबीआई को पैसे की जरूरत है क्या? वो क्यों जब वो ऑफर करेगा बड़े अच्छे अच्छे रेट्स, जब वो बहुत अच्छे ऑफर रेट करेगा सर कि भाई मैं आपको ज्यादा रेट ऑफर कर रहा हूं रिवर्स रेपो रेट में, तो क्या आप इंसेंटिवाइज होगे मेरे पास पैसे रखने में? तो क्या मैं एब्जॉर्ब करूंगा लिक्विडिटी को? सो आंसर विल बी एब्जॉर्ब लिक्विडिटी. जब भी रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए तो इट विल बी एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, क्योंकि जब भी आरबीआई बोलेगा कि आई एम ऑफरिंग यू वेरी गुड रेट्स, ब्रिंग योर सरप्लस फंड विद मी, तो बैंक्स बोलेंगे हाँ यार अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इससे अच्छा कि हम लोगों को दें, हम आरबीआई के पास ही रख दें. सो आंसर विल बी टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट. किसी को कंफ्यूजन यहां पर? पक्का? थर्ड ऑप्शन कब होगा इस केस में? कीप लिक्विडिटी एट वन लेवल. टू कीप लिक्विडिटी एट वन लेवल. अगर जितनी लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है, जितनी भी लिक्विडिटी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, वो कांस्टेंट है ना किसी भी वक्त पे. वो चेंज कब होगा? जब आरबीआई वाया बैंकिंग सिस्टम को रिवर्स रेपो रेट को कम करे बढ़ाए, रेपो रेट को कम करे बढ़ाए. तो जब वो मॉनेटरी पॉलिसी को सेम रख रहे हैं, तो मोर और लेस वो सेम लेवल पे रख रहे हैं उसको, मनी फ्लो को. एक लेवल पे थोड़ा हो सकता है. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा अभी 1000 करोड़ मार्केट में है, अगर आरबीआई ने कोई चेंजेस नहीं की मॉनेटरी पॉलिसी में, तो मोर और लेस सेम लेवल पे रहेगा कि नहीं रहेगा? उस केस में होगा वो. RBI sells government securities to control the flow of finance in the banks, flow of credit, flow of government securities, none of these. Flow of credit. जब भी RBI चाहता है कि जब इसी को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस. इसको यहां ये भी लिख सकता था, RBI कंडक्ट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू, ये भी लिख सकता था. RBI conducts
open market operations to control the flow of credit. Answer will be B. सर इसका ये नहीं होता फ्लो ऑफ फाइनेंस बैंक? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिर्फ बैंक से थोड़ा खरीदती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिर्फ बैंक थोड़ा खरीदती है, आप भी तो खरीद सकते हो, मोस्टली डीलिंग वैसे तो होती बैंक की है। लेकिन क्या सिर्फ वो फाइनेंस बैंक्स का कंट्रोल कर रहा है? भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो लोगों के पास भी तो पैसा जा रहा है, सिर्फ फाइनेंस और बैंक से थोड़ा जा रहा है। Which of the following is phenomena that leads to demand pull inflation? किस फिनोमिना में इन्फ्लेशन जो होगा बिकॉज ऑफ डिमांड पुल होगा? नंबर 1, इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउटपेसेस द एग्रीगेट सप्लाई। ये वो सिचुएशन है जिसमें डिमांड सप्लाई से भी ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड की बात चल रही है। तो अगर हम यहां पर ड्रॉ करें, अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, आउटपेस कर रही है, इसका मतलब है जो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ था वो डिसरप्ट होगा, तो क्या ये इस तरफ शिफ्ट करेगी? नेक्स्ट सिचुएशन फिर भी देख लेते हैं। इट इज अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन इन्फ्लेशन along with dip in growth and increase in unemployment. ये दिस इज स्टैगफ्लेशन। जब इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, ग्रोथ भी कम है, तो स्टैगफ्लेशन है। नेक्स्ट, इट्स अ सिचुएशन कॉज्ड बाय increase in prices of inputs like labor, raw material, etc. This is cost push. यहां किसी को कंफ्यूजन है कॉस्ट पुश क्यों है? एनीवन हैविंग कंफ्यूजन की कॉस्ट पुश क्यों है? क्यों होगा कॉस्ट पुश? सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट कर रही है? इस केस में सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट कर रही है? लेफ्ट। आप सिर्फ मेरी शक्ल देख रहे हो, भाई ड्रॉ भी तो करो। अगर इसका आंसर आपको पता चल गया तो दूसरा ऑप्शन भी तो देखो, क्यों नहीं है? ड्रॉ करो कर्व, इसके लिए कर्व ड्रॉ करो फॉरन। डिमांड सप्लाई का क्वेश्चन विदाउट कर्व ड्रॉ किए कभी सॉल्व मत करो। शाबाश। किस किस को समझ में नहीं आ रहा कि इसका कर्व कैसे ड्रॉ करना है? इट इज अ सिचुएशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स लाइक लेबर एंड रॉ मटेरियल। किसको नहीं आ रहा? और कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। आपने कैसे ड्रॉ किया, मुझे समझाओ जरा। आप क्या सोच रहे हो? जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्या सोच रहे हो कि किस तरफ जाना चाहिए? गलत भी सोच रहे हो चलेगा, मुझे बस बताओ। लेफ्ट जाएगा। क्यों जाएगा लेफ्ट? तो एग्जांपल लेके मुझे बताओ कि लेफ्ट क्यों गया वो? अगर इनपुट की कॉस्ट बढ़ गया तो सप्लाई में कमी क्यों आ गई? ये सप्लाई कर्व है। अगर आप एक सप्लायर हो और आपके इनपुट कॉस्ट में इंक्रीज आ गया, आपने बोला कि पहले मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1000 पीस बनाता था किसी भी चीज के, अब उसी 1 लाख में आपके सिर्फ 900 पीस ही बन रहे हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ गया। तो क्या आपकी सप्लाई कम होगी? तो क्या सप्लाई कर्व कहां शिफ्ट करेगी, लेफ्ट या राइट? तो पहले कॉस्ट यहां थी, अब यहां पहुंच गई, सप्लाई भी कम हो गई और प्राइस भी बढ़ गई। तो उसको कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इनपुट ने कॉस्ट को पुश कर दिया। और यहां पर क्या कहेंगे? यहां पर सप्लाई देखो, इन दोनों में डिफरेंस देखो। यहां पर सप्लाई बढ़ेगी, यहां पर सप्लाई घटेगी। कॉस्ट पुश में सप्लाई घटेगी, डिमांड पुल में सप्लाई बढ़ेगी। ये डिफरेंस है इसमें। तो क्या आंसर आ जाएगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या करेगा? कॉस्ट। अब डी ऑप्शन देखो जरा। इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ नेशन एक्सपीरियंसेस वेरी हाई एंड एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन।
हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन या फिर आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जो भी है ये। लेकिन क्या इस सिचुएशन में मैं बता सकता हूं, इसने बोला सिंपली नेशन बहुत हाई इन्फ्लेशन कर रही है। अभी इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल की वजह से भी हो सकता है, डिमांड पुल की वजह से भी हो सकता है, हमें नहीं पता। सो विच इज द आंसर? ए। कोई कुछ बोलो तो सही, क्या फूक किया है सुबह सुबह? ऐसा कौन सा नशा है जो आप कर रहे हैं, अपन को भी करने का है? समझ में आ रहा है? कोई ऐसा इंसान जिसको समझ नहीं आए बता दे, अभी दोबारा मैं पहले से बता दूंगा। हाँ, कहते मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन कोशिश भी ना करो ये गलत बात है। बस वाह वाह कर लो। अभी फिर चिड़िया चुग जाएगी खेत। अगर अभी भी नहीं पूछोगे फिर कब पूछोगे? कोई अभी भी ऐसे बंदा है जिसको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज आस्क मी, ठीक है? A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to base effect. What is base effect? वैसे ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है, बाय द वे। अगर आपने सॉल्व करिए तो समझो आईएएस के लेवल के पहुंच गए हो। बताओ, ये क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट है 2015 यूपीएससी से। सी डी। पहले बेस इफेक्ट बताओ ना, क्या होता है? क्या होता है बेस इफेक्ट? बताया था मैंने क्लास में, क्या होता है बेस इफेक्ट? एक बार क्या आप बताओ, बताओ बताओ, शर्माने की जरूरत नहीं है, बोलो। अच्छा आप बोलो। प्रीवियस के साथ कंपैरिजन, यानी बेस इफेक्ट का आसान मतलब, असमय मतलब है कि मैं आपको कहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं हूं जी, मैंने 10वीं में लिए 74%, 12वीं में लिए मैंने 90%। क्या हुआ? मैंने 10th क्लास में मेरे आए 74% और 12th क्लास में मेरे आए 85% लेट अस से। और एक बंदा जो दूसरा मेरा दोस्त था, उसके 10वीं में आए 84% और 12वीं में 85%। तो कोई आके कह सकता है देखो यार इसने कितने परसेंटेज इंक्रीज कर दी और आपने सिर्फ 1% की, आपने सिर्फ 1% इंक्रीज की, हालांकि बराबर है दोनों। ये बोलेगा कि ये बंदा 74 से 85 पहुंच गया, तू 84 से 85 है। दिस इज बेस इफेक्ट। ऐसा लग रहा है कि इस बंदे ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि इसने पहले अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वी आर कंपेयरिंग इट विद द प्रीवियस वैल्यू विच इज ऑलरेडी लेस। दिस इज कॉल्ड एज बेस इफेक्ट आसान भाषा में। तो जब भी हमें लगता है ओहो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि पिछले साल इन्फ्लेशन बहुत कम रहा होगा, इसकी वजह से लग रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, अदरवाइज तो नॉर्मली इतना ही रहता है। समझ में आई बात? अब बताओ आंसर इसका। हाँ, पहले ऑप्शन तो पूरा पढ़ लो। इट इज द इंपैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। इसका कोई रिलेशन नहीं बेस इफेक्ट से। इट इज द इंपैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज द इंपैक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ लेवल्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। डी, नन ऑफ द अबव। सी इज द आंसर। क्या बेस इफेक्ट है? जब हम किसी प्रीवियस ईयर की कोई वैल्यू को इस ईयर के साथ कंपेयर करें और हमें लगे बहुत ज्यादा या बहुत कम है, इसको क्या कहेंगे हम? बेस इफेक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है साथ में? अच्छा एक और चीज, इज यूजुअली कपल्ड विद। अगेन यूजुअली है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन मोस्टली होता ही होता है। सो आंसर इज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्लियर है? इसमें किसी को प्रॉब्लम? कैसे देख लो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली आप डिमांड को ड्रॉ करो। जब भी व्हेन इन डाउट ड्रॉ द डिमांड कर्व। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है या तो आपका डिमांड बढ़ रहा है या गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम मानते हैं डिमांड बढ़ने की वजह से हो रहा है
तो क्या ग्रोथ की वजह से प्राइसेस बढ़ गई? भाई डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ी, उसकी वजह से क्या प्राइसेस बढ़ गई? प्राइसेस बढ़ गई यानी इन्फ्लेशन साथ साथ में होगी इकोनॉमिक ग्रोथ के। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा, सिंपली याद रखो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन होती होती है। अगर फिर भी याद नहीं आ रहा तो वो कर्व याद करो। क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाई थी हमने? कौन सा कर्व? फिलिप्स कर्व याद है? इन्फ्लेशन के साथ क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या होगा? कम होगा। इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। बेसिकली ये 2011 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये इसमें आ गया प्रिंट होके। नहीं बेस ईयर को ले लेते। हाँ भाई किसी के साथ भी करो, बेस इफेक्ट किसी के साथ भी करो। आप प्रीवियस ईयर का देखो, बेस ईयर का देखो, जब भी किसी भी प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करने से ऐसा लगे कि इस साल बहुत ज्यादा या बहुत कम ग्रोथ हुई है, बहुत ज्यादा या बहुत कम इन्फ्लेशन हुई है, उसको बेस इफेक्ट कहेंगे। बेस इफेक्ट जरूरी नहीं कि पिछले साल के साथ कंपेयर करो, आप बेस ईयर के साथ करो, पिछले साल के साथ करो, 5 साल के साथ करो। जब भी ऐसा लगे कि पिछले साल तो यार बड़ी ग्रोथ हुई थी, ऐसा होता है ना रिलेशनशिप में, यार एंगेजमेंट से पहले तो तुम बड़े अच्छे थे, बड़ा टाइम देते थे, बहुत मीठी मीठी बातें होती थी, अब शादी के बाद तुम बदल गए हो। ये बेस इफेक्ट है, दिस इज बेस इफेक्ट। पहले आप ज्यादा टाइम देते थे, आपको लग रहा है कि बंदा चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले ज्यादा टाइम देता था। अगर आपने पहले से ही कम टाइम दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये जस्ट रिलेशनशिप एडवाइस भी है, जब भी आप टाइम दो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, स्टार्टिंग और बाद में बराबर रखना। पहले ज्यादा दोगे तो बाद में भी ज्यादा देना, पहले कम दोगे तो बाद में भी कम देना, वरना बेस इफेक्ट हो जाएगा और बड़े मसले होंगे। यार लाइफ एक्सपीरियंस से सीखिए हमने, ये बाल थोड़ा से जड़े हैं धूप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फाइनल गुड? इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है फाइनल गुड्स के बारे में? ये बात ध्यान रखना, नॉट ट्रू। नहीं तो पहले ही ऑप्शन लिखे टिक मार दोगे, हाँ दिस इज ट्रू। इसने पूछा है क्या ट्रू नहीं है। नंबर 1 फाइनल गुड्स, देखो फाइनल गॉड्स लिखा हुआ बंदे ने। फाइनल गुड्स सेटिस्फाई वांट्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। क्या ये सही है? फाइनल गुड्स जो भी अल्टीमेट कंज्यूमर है, जिसको खरीदना है, उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करता है। मैंने पेन खरीदा, मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। आपने बस राइड के लिए पैसे दिए, आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। आपने खाना खाया, आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 2 फाइनल गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली। बात सही है? फाइनल गुड्स आर सब्जेक्ट टू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है तो वो फाइनल गुड नहीं है। फाइनल गुड का मतलब वो डायरेक्टली कंज्यूम होंगे। नंबर नेक्स्ट, फाइनल गुड्स आर नाइदर यूज्ड अप एज अ रॉ मटेरियल नॉट फॉर सेल इन द सेम एरिया। ये भी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसने पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, नॉट कौन सा है। नेक्स्ट, which of the following is correct? If national income rises, per capita income must also rise. Focus to be on the must. Must. ध्यान रखने वाली बात must है। अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो क्या पर कैपिटा इनकम पक्का बढ़ेगी? क्यों? लेकिन एट द सेम टाइम देखो, एक तो है पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मूला बताओ मुझे इसका। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, यहां सही है। इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, लॉरेंस कर्व से बताया आपने, लेकिन आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। पर कैपिटा इनकम फॉर्मूला क्या है? पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। कह रहे हैं अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। अगर फॉर्मूला देखोगे तो दो चीजें हैं, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो पर कैपिटा इंक्रीज होगी, अगर साथ साथ में पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो रही हो। अगर जितनी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है उससे ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेट अस से यहां पर है $3 ट्रिलियन और 130 करोड़ पॉपुलेशन, तो यहां पर ये डेटा था 2020-21 का। लेट्स से 2021-22 में ये बढ़ा तो सही 3.1, लेकिन पॉपुलेशन हो गई 135 करोड़। तो नेशनल इनकम बढ़ी लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी, तो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि नेशनल इनकम बढ़ने से पर कैपिटा इनकम बढ़े। क्यों? अच्छा एक और चीज,
जो आप इनइक्वालिटी की बात कर रहे हो वो लॉरेंस कर्व से तो आप निकाल सकते हो, पर कैपिटा इनकम ये नहीं देखती कि वो इनकम, जैसे नेशनल इनकम मान लो $2 ट्रिलियन है, तो वो 130 करोड़ बराबर बांटेगी। तो अगर नॉर्मली बोलें कि यार अगर पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे और नेशनल इनकम बढ़े तो क्या पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी? यस। अगर उसने सिंपली बोला कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम पे क्या होगा, तो आप बोलोगे बढ़ सकती है, घट सकती है, मुझे बताओ पॉपुलेशन के साथ क्या हुआ। इसने नहीं बताया, सो मस्ट इंक्रीज इज रॉन्ग, वी डोंट नो, आई कांट से अंटिल एंड अनलेस यू टेल मी कि पॉपुलेशन के साथ क्या हुआ। नेक्स्ट, इफ पॉपुलेशन राइजेस पर कैपिटा इनकम मस्ट फॉल। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगेन वही बात, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या जरूरी है कि पर कैपिटा इनकम घटे? क्या पता नेशनल इनकम उससे तेजी से बढ़ रहा है, सो वी डोंट नो। थर्ड, इफ नेशनल इनकम राइजेस वेलफेयर ऑफ द पीपल मस्ट राइज। ये तो साफ साफ बात है, हमने लॉरेंस कर्व से देखा है, नेशनल इनकम इंक्रीज होगा तो जरूरी नहीं कि हर किसी के पास बराबर बराबर वेलफेयर पहुंचेगा। किसी को खाने को नहीं तो कोई 700 करोड़ खर्च रहा है अपनी बेटी की शादी में, सो इट इज नॉट कंफर्म। लास्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज नन ऑफ द अबव। सेकंड ऑप्शन, इफ पॉपुलेशन राइजेस पर कैपिटा इनकम मस्ट फॉल। फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम इक्वल्स टू, सॉरी, पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय नन। है ना, कोई करेक्ट नहीं है, इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। बता रहा हूं, पहले भी सुनो। इफ पॉपुलेशन राइजेस पर कैपिटा इनकम मस्ट फॉल। अगर नेशनल इनकम के नीचे पॉपुलेशन है, अगर बोल रहे पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो नेशनल इनकम पक्का घटनी चाहिए। तो आपको इसने नेशनल इनकम के बारे में बताया कि उसके साथ क्या हो रहा है। भाई अगर नेशनल इनकम कांस्टेंट है और पॉपुलेशन इंक्रीज हो, तब मैं कह सकता हूं कि पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन नेशनल इनकम उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद भी पर कैपिटा इनकम बढ़ सकती है। जैसे कि मान लो नेशनल इनकम थी पहले कितनी, 100, और पॉपुलेशन थी कितनी, 110। इसके अकॉर्डिंगली कुछ पर कैपिटा इनकम आया। अब इसने बोला अगर मैं पॉपुलेशन को इंक्रीज करता हूं तो क्या नेशनल इनकम, क्या पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होगी? मैं कहूंगा पहले मुझे बताओ कि नेशनल इनकम के साथ क्या हुआ। क्या पता नेशनल इनकम बढ़ के 200 हो गई हो और ये सिर्फ 111 ही हो गया हो। तो पॉपुलेशन बढ़ी लेकिन उसके बावजूद भी नेशनल इनकम कम नहीं हुई, क्योंकि नेशनल जो आपका नेशनल इनकम है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये क्लियर है? पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जरूरी नहीं कि पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो, क्योंकि नेशनल इनकम उससे तेजी से भी बढ़ सकती है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 3, इफ नेशनल इनकम राइजेस द वेलफेयर ऑफ पीपल मस्ट राइज। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वेलफेयर इंक्रीज होना चाहिए, बट मस्ट वी डोंट नो। इंडिया, हाँ, अगर मे होता बिल्कुल तीनों ठीक होते। अगर मे होता, मे इंक्रीज, यस इट मे इंक्रीज। जैसे आप सिलोजिज्म करते हो, जैसे सिलोजिज्म किया है रीजनिंग में, मे एंड मस्ट में वो डिफरेंस है। मस्ट इज नॉट कंपलसरी, मे हो सकता है भाई। समझ रहे हो ना? क्लियर है? यहां पर कोई ऐसा इंसान को समझ में नहीं आ रहा? क्लियर है? बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, तो नेशनल इनकम कम सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से नहीं है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यस, अगर मैथमेटिकली स्पीकिंग तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ऐसा लगता है कम है, लेकिन एट द सेम टाइम वही पॉपुलेशन नेशनल इनकम को बहुत ज्यादा ग्रोथ करना की पोटेंशियल रखती है। तो पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जा सकता है अगर हमारा जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड हो, हेल्दी हो और उसके पास जॉब्स हो। तो समझ लो ना आप? जी, एक तो आ गया सेंसस का डेटा, वो तो कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेंसस के बड़े सारे राउंड्स होते हैं, सेंसस के बहुत सारे राउंड्स होते हैं, राउंड्स थ्रू और ईयर चलते ही रहते हैं। सेंसस का काम कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन एक्चुअल सेंस में जो आपका सेंसस का डेटा है उसको यूज किया जाता है, जो सीएसओ है। क्योंकि अगर सेंसस के डेटा आप यूज नहीं करते हो तो किसी भी वक्त पे कितनी पॉपुलेशन है बताना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हो? तो एक तो एस्टिमेशन आ गया कि एस्टिमेट के हिसाब से अभी इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक तो उसके हिसाब से भी कैलकुलेट होता है, बट मेनली जो डेटा यूज होता है वो पॉपुलेशन का यूज होता है। तभी तो हम कितने टाइम से बोल रहे हैं कि 130 करोड़ पॉपुलेशन, 130 करोड़ पॉपुलेशन पिछले 5 साल से बोलते जा रहे हैं, हालांकि बढ़ गई होगी अब,
बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। A graphical technique that can be used to show the degree of inequality that exists between two variables is, बताओ जी, इतनी खामोशी क्यों छाई है? कोई ऐसा इंसान जिसको समझ में नहीं है सवाल क्या है, हाथ खड़ा करो। एक और, दो, तीन, कोई बात नहीं, बताओ और। ठीक है, सुनो, अब कह रहा है कि कोई भी एक ऐसी ग्राफिकल टेक्निक है जो हमको बताती है, अ ग्राफिकल टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू शो द डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। इनमें से, इन चार में से ऐसा कौन सा ग्राफिकल टेक्निक है जो किसी भी दो वेरिएबल में इनइक्वालिटी की बात करते हैं? तो लॉरेंस कर्व, कज़नेट कर्व, मीडियन लाइन बार ग्राफ, सिस्टमैटिक डिफरेंशियल प्रोफाइल। अब ये चीजें आपने सुनी नहीं है, आपने सिर्फ दो चीजें सुनी है, लॉरेंस कर्व एंड कज़नेट कर्व। कज़नेट कर्व क्या है? ऐसी ही कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पर कैपिटा इनकम एंड इनइक्वालिटी एंड, या फिर ग्राफिकल जो आपका एनवायरमेंटल कज़नेट कर्व है उसमें क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डिग्रेडेशन। दो हैं, तो इसमें क्या, इसमें इनइक्वालिटी आ रही है क्या? आ रही है क्या? कुछ तो बोलो, कुछ गलत तो बोलो। आप क्वेश्चन को फिर से देखो, कह रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितनी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। ये नहीं बोल रहा कि मैप में इनइक्वालिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कह रहा है कि दो अलग अलग वेरिएबल्स में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करने का तरीका अगर हमारे पास इनमें से कोई है क्या? तो लॉरेंस कर्व देखो जरा, लॉरेंस कर्व क्या है? यहां पर क्या है? क्या है यहां पर? आप नहीं बताओ, आपको पता है, आप मैं बताओ किसको पता है? यहां पर क्या है लॉरेंस कर्व में? क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ, और यहां पर क्या है? तो क्या दो वेरिएबल में ये इनइक्वालिटी दिखा पा रहा है? दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? भाई वेरिएबल परसेंटेज पॉपुलेशन भी वेरिएबल है और यहां पर परसेंटेज इनकम भी वेरिएबल है, तो वो आपस में कैसे डिवाइड हो रहे हैं? यहां लाइन ऑफ इक्वालिटी भी तो ड्रॉ करते थे हम कि इस लाइन पे रिसोर्सेज बराबर डिवाइड हो रहे हैं, इसके नीचे इनइक्वालिटी है। क्लियर है? इसने बोला कि ऐसी कौन सी कर्व है जो इनइक्वालिटी दो वेरिएबल्स के बीच में दिखाती है। तो क्या कज़नेट कर्व इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम में इनइक्वालिटी दिखा रही है? ये इनइक्वालिटी दिखा रही है। किस तरीके से? कि भाई किस तरीके से पैसा डिवाइड हो रहा है, यहां पर बराबर डिवाइड हो रहा है, जितना हम दूर जा रहे हैं उतना पैसा इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर है? ये क्लियर है? ए लॉरेंस कर्व। अरे भाई नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, ये सिंपली याद रखना है आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये रटा मार लो, इसमें कोई समझने वाली चीज तो है नहीं। which three of the following nationalized banks merged recently? इसका आंसर डी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एंड देना बैंक। ठीक है, 2017 में मर्ज हुए थे ये। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ग्रोथ को जब मैं कहता हूं इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, तो क्या ग्रो नहीं कर रहा होता है? पर कैपिटा इनकम ग्रो नहीं कर रही होती, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रो नहीं कर रही होती, नंबर ऑफ पीपल नहीं ग्रो कर रहे होते, कि नेशनल इनकम ग्रो नहीं कर रहा होता है। हमने जब ग्रोथ का कंसेप्ट समझा था, हमने क्या कहा था? जीडीपी पहले साल 100 रुपए है, फिर 110 रुपए हो गया, फिर 115 रुपए हो गया, तो हम वहां से ग्रोथ कैलकुलेट करे थे। तो इट इज टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम। जब भी ग्रोथ की बात चल रही है, इट इज टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम। फिस्कल डेफिसिट इन बजट मीन्स ए रेवेन्यू डेफिसिट प्लस द नेट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट।
budgetary deficit plus the net borrowings of the government, capital deficit plus revenue deficit, primary deficit minus capital deficit. क्या आंसर आएगा? बी आंसर है. किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? कैसे बी आंसर है? किसको प्रॉब्लम है इसमें? बताओ जी फॉर्मूला क्या है फिस्कल डेफिसिट का? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू, बताओ, माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स.